नदी की आत्मा। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को हिलाकर रखने वाली है। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। घियासे अपनी जाति का एक बहुत बड़ा लड़ने वाला था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि अब उसको एक पत्नी की ज़रूरत थी जो उसके लायक हो। सो उसने अपने लिए कोई लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। काफ़ी ढूंढने के बाद और दर्जनों लड़कियों को मना करने के बाद उसको एक लड़की पसंद आई। इसमें कोई शक नहीं कि वो लड़की उस जगह की सबसे सुंदर लड़की थी। उसका नाम एम्मे था और वो नदी के उस पार रहती थी। घियासे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, सो उसने उस लड़की के माता पिता से कहा कि वे उसकी शादी उसके साथ जल्दी ही कर दें। उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं था। सो घियासे उनसे बात करके शादी का इंतज़ाम करने के लिए घर वापस लौट गया। एम्मे का पिता भी अपने जाति का बहुत अमीर और बहुत ताकतवर आदमी था, और क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी अपने पति के घर में पहली बार ठीक से घुसे, इसलिए उसने उसके साथ के लिए एक बहुत सुंदर दासी का इंतज़ाम कर दिया था। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को भी उसकी बड़ी बहन के साथ जाने के लिए कह दिया था। सो तीनों लड़कियां घियासे के गांव चल दी। उनको घियासे के गांव पहुंचने के लिए सारा दिन चलना पड़ा, इसलिए उनकी शादी की खुशी थकान में बदल गई। जब तक वे घियासे के घर तक पहुंची, तब तक शाम हो आई थी। शाम का पहला तारा आसमान में निकल आया था। अपनी थकान मिटाने के लिए और घियासे के घर में ठीक से घुसने के लिए एम्मे ने सोचा कि वो नदी में नहाकर तरोताज़ा हो ले, तब घियासे के घर जाए। अब उस नदी में एक आत्मा रहती थी जो उस नदी की अकेली ही मालिक थी, पर एम्मे को ये पता नहीं था। सो एम्मे उस पानी में बिना किसी झिझक के कूद गई। उसकी बहन और उसकी दासी तब तक अपने कपड़े ही उतार रही थी। एम्मे और उसकी बहन दोनों ही नदी की उस आत्मा से बेखबर थी। उनको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उधर उस दासी का बाहर से तो व्यवहार बड़ा नर्म था, पर उसका दिल बहुत काला था। वो उस आत्मा के बारे में सब जानती थी, पर उसने अपनी मालकिन को जानबूझकर उसके बारे में नहीं बताया और उसे नदी में नहाने से रोका नहीं। उल्टे वो नदी के किनारे पर खड़ी रहकर अपनी मालकिन को नदी के बीच में जाने को कहती रही कि वहाँ पानी ज़्यादा साफ था, सो वो वहाँ जाकर नहाए। एम्मे भी आगे बढ़ती गई कि अचानक दो हल्के नीले रंग की बाहें पानी में से निकली और उसे पकड़कर पानी में अंदर ले गई। उसकी बहन ये देखकर बहुत डर गई, पर दासी ने उसको धमकाया और बताया कि उसका असली रूप क्या था। वो बोली, ये रोना धोना छोड़ो, नहीं तो मैं तुमको भी नदी में फेंक दूंगी। वो आत्मा आकर तुमको भी इसी तरह ले जाएगी जैसे वो एम्मे को लेकर गई। आज से तुम मेरी दासी रहोगी, और ध्यान रखना अगर तुमने ये सब किसी से भी कहा तो। इस तरह से उसने मालकिन की छोटी बहन को सारा बोझा उठाने पर मजबूर कर दिया, और वो छोटी बहन उस बोझे को अपनी पीठ पर लाद कर उस दासी के साथ एम्मे की ससुराल चली। दोनों नदी के उस पार घियासे के गांव आई। जब घियासे ने दासी को एक छोटी सी लड़की के साथ देखा, तो वो बड़ी मुश्किल से अपना आश्चर्य छिपा सका, क्योंकि उसको लगा कि ये तो वो लड़की नहीं थी जिसका हाथ उसने मांगा था। पर उसने सोचा कि इतनी लंबी यात्रा की थकान और रात के अंधेरे की वजह से शायद उसकी शक्ल बदली बदली लग रही होगी। सो उसने उन दोनों को घर में बुलाया और उनका इज्जत से स्वागत किया। अगले दिन घियासे ने अपनी होने वाली पत्नी को अपनी जाति के लोगों से मिलवाया, तो वे सब उसको देखकर चकित रह गए। वे सब सोचने लगे कि घियासे तो कह रहा था कि उसकी होने वाली पत्नी बहुत सुंदर है, पर यह तो ऐसी नहीं है, ये तो बहुत ही मामूली सी लड़की है। पर उन्होंने घियासे से कुछ कहा नहीं, क्योंकि वे सब उसको बहुत प्यार करते थे और उसको कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। दिन बीत गए और घियासे अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगा। वो अपनी शादी की रस्म की तारीख को भी जितना आगे बढ़ा सकता था बढ़ाता रहा। वो कभी एक बहाना बना देता तो कभी दूसरा, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मामले में क्या करे। दासी इस सबसे बहुत परेशान हो गई और उसने अपना गुस्सा एम्मे की छोटी बहन पर निकालना शुरू कर दिया। वो उसको डांटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कभी कभी तो वो उसको डंडे से भी मारती। इससे भी ज़्यादा वो उसको उसकी बड़ी बहन की दुख भरी घटना की भी याद दिलाती रहती। रोज़ सुबह वो उस लड़की को बड़े बड़े घड़े लेकर नदी पर पानी भरने भेजती। वो बच्ची भी उस दुख के डर की वजह से जो उसने एम्मे का देखा था चुप ही रहती और उस दासी से कुछ नहीं कहती। घियासे को पता चल गया था कि वो दासी उस छोटी सी बच्ची से किस तरह से बर्ताव करती थी। घियासे जब तक घर में रहता, तब तक वो पाम के फल की तरह से बहुत मीठी बनी रहती, पर जैसे ही घियासे घर से बाहर निकल जाता, वो उसके लिए बहुत बुरी बन जाती। वो उससे बुरी तरह से बोलती, उसको धमकियाँ देती, उसको मारती। घियासे ने एक दिन उसको इस बात के लिए बहुत डांटा, पर उस डांट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन वो बच्ची रोज़ की तरह से नदी पर पानी भरने गई। उसने नदी के पानी में अपना घड़ा डुबोया
और उसे बाहर निकालकर अपने सिर पर रखने ही वाली थी कि वो ऐसा नहीं कर सकी। वो घड़ा उसकी अपनी बदकिस्मती की तरह बहुत बड़ा और बहुत भारी हो गया था। वो वहीं किनारे पर बैठ गई और रोने लगी। अचानक नदी की सतह पर कुछ हिला और पानी में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकली। ये एम्मे थी, जो अब नदी की आत्मा के पानी के महल में एक कैदी की तरह से रह रही थी। अपनी छोटी बहन को रोते देखकर उसने अपनी कैद करने वाली नदी की आत्मा से प्रार्थना की थी कि वो उसको कुछ देर के लिए नदी की सतह पर आने दे, ताकि वो उसको कुछ तसल्ली दे सके। आत्मा को अपनी ताकत का पूरा भरोसा था, सो उसने उसको नदी की सतह पर जाने की इजाज़त दे दी। पर जब बच्ची ने एम्मे को फिर से देखा तो वो तो बेहोश सी हो जाती, पर उसकी बहन के नम्र शब्दों से उसको ये विश्वास दिला दिया कि वो सपना नहीं देख रही थी, वो सच में ही नदी में से बाहर निकल कर आई थी। वो अपनी बहन से लिपट गई और रो रो कर उसे बताया कि उनकी दासी उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही थी और वहाँ वो अपने आप को कितनी मजबूर महसूस कर रही थी। सबसे बाद में एम्मे ने उससे पूछा, और मेरा होने वाला पति? एम्मे की बहन बोली, वो तो रोज़ ही शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। एम्मे बोली, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। अब मुझे जाना है, क्योंकि अगर मैं अब समय से वापस नहीं गई तो जब तुम अगली बार यहाँ आओगी तो नदी की आत्मा मुझे तुमसे मिलने नहीं देगी। तुम यहाँ वापस आओगी ना? हाँ, मैं रोज़ सुबह यहाँ आऊँगी। ठीक है, तो कल सुबह तक। और देखो, बहादुरी से काम लेना, घबराना नहीं, कहकर वो पानी में अंदर चली गई। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। वो छोटी बच्ची रोज़ पानी के लिए नदी पर जाती रही। उसकी बहन एम्मे उससे बात करने के लिए रोज़ नदी की सतह पर आती रही। वो दोनों कुछ देर के लिए साथ साथ बैठती, एक दूसरे को तसल्ली देती और फिर अपने अपने रास्ते चली जाती। एक दिन जब बच्ची पानी पर झुक रही थी और एम्मे एम्मे करके अपनी बहन को बुला रही थी कि घियासे की जाति का एक शिकारी उधर आ निकला। एम्मे एम्मे की आवाज़ सुनकर वो शिकारी एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया और देखने लगा कि वहाँ क्या हो रहा था। कुछ ही देर में उसने देखा कि नदी का पानी फट गया और उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की किनारे पर आ गई। उसने बच्ची को प्यार से गले लगाया और उससे बात करने लगी। कुछ देर बात करके वो लड़की नदी में फिर से वापस चली गई। जब वो सुंदर लड़की नदी में वापस कूद गई और वो बच्ची अपने पानी के घड़ों के साथ अकेली रह गई, तो वो शिकारी जल्दी से उस घनी झाड़ी के पीछे से निकला और गांव की तरफ भाग गया। वहाँ घियासे एक जगह बैठा बैठा अपना भाला बना रहा था। वो खुशी खुशी उसके पास पहुँचा और जल्दी जल्दी बोला, घियासे घियासे, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले तुम्हारी होने वाली पत्नी की दासी को नदी के किनारे देखा। घियासे ने उसकी इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए और अपना काम जारी रखते हुए कहा, तो क्या हुआ? वो तो पानी लाने के लिए रोज़ ही वहाँ जाती है, पर तुम आगे तो सुनो। मैंने उसको एम्मे एम्मे पुकारते हुए सुना। ये सुनकर घियासे कुछ परेशान सा हो गया और बीच में ही बात काट कर बोला, क्या कहा? वो एम्मे एम्मे पुकार रही थी? हाँ, और फिर एक बहुत सुंदर लड़की पानी में से निकल कर आई और उससे बात करने लगी। पर एम्मे तो? ये सुनकर घियासे तो कुछ भी समझ न सका। वो शिकारी फिर बोला, मुझे मालूम है कि एम्मे तो उस लड़की का नाम है जिसको तुमने अपनी होने वाली पत्नी के लिए चुना था। सुनो घियासे, मुझे तो ऐसा लगता है कि नदी की आत्मा ने किसी तरह से तुम्हारी होने वाली पत्नी को पकड़ लिया है और वो उसको पकड़कर कैदी की तरह से रखे हुए है, और जो लड़की तुम्हारे घर में रह रही है वो कोई दूसरी लड़की है। घियासे कुछ सोचकर बोला, तुम शायद ठीक कह रहे हो, यही बात ठीक हो सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसको पहचान नहीं पाता। ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों साथ साथ नदी पर चलते हैं और वहाँ चलकर देखते हैं कि हमारा शक ठीक है या नहीं। ये खबर देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। सो अगली सुबह घियासे और वो शिकारी दोनों नदी पर गए और एक घनी झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गए। कुछ देर बाद वो बच्ची पानी भरने के लिए आई तो उसने अपनी बहन एम्मे को पुकारना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एम्मे उस पानी में निकल आई। घियासे ने उसको तुरंत ही पहचान लिया कि वही उसकी असली पत्नी थी। उसके मुंह से खुशी की एक चीख निकलते निकलते बची। जब एम्मे पानी में वापस चली गई तो वो दोनों आदमी भी ये बात करते करते गांव वापस चले गए कि एम्मे को नदी की आत्मा के चंगुल से किस तरह से छुड़ाया जाए। शिकारी बोला, मुझे लगता है कि हम लोग इसको अकेले नहीं कर पाएंगे, केवल नदी की बुढ़िया ही तुम्हारी सहायता कर सकती है। घियासे खुशी से चिल्लाया, तुम ठीक कहते हो, वही हमारी सहायता कर सकती है, चलो उसी के पास चलते हैं। कोई भी ये नहीं जानता था कि नदी की उस बुढ़िया की कितनी उम्र थी। कोई कहता था कि वो 100 साल की थी, कोई कहता था कि वो 200 साल की थी, जबकि कुछ का विश्वास था कि वो 1000 साल की थी। पर हर आदमी जानता था कि वो कहाँ रहती थी। वो नदी के बाएं किनारे पर एक झोंपड़ी में रहती थी। उसकी झोंपड़ी के पास तो हाइना भी आने से डरते थे। वे उसके डर की वजह से वहाँ कभी नहीं आते थे।
घियासी उस नदी की बुढ़िया के पास गया और जाकर उसको अपनी सब बात बताई तो उस बुढ़िया ने उसको तसल्ली दी कि वो इस मामले में उसकी ज़रूर सहायता करेगी। वो एक सफ़ेद बकरा, एक सफ़ेद मुर्गी, एक सफ़ेद शाल और एक टोकरी अंडे इकट्ठे कर ले। जब वो ये सब चीज़ें इकट्ठी कर ले तो वो उनको उसके पास ले आए और तब वो देखेगी कि वो क्या कर सकती है। घियासी वहाँ से चला गया और उस बुढ़िया की बताई सारी चीज़ें लेकर लौटा तो बुढ़िया ने कहा कि उसको आने वाली अमावस्या तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी वो गाँव वापस जा सकता था और उस दिन वो सब कुछ देखभाल लेगी। अमावस्या आई तो बुढ़िया नदी के दूसरे किनारे पर खुद ही चली गई। पहले उसने वो सफ़ेद बकरी पानी में धकेल दी और फिर वो सफ़ेद मुर्गी, फिर एक एक करके सारे अंडे उसने पानी में फेंक दिए। उसके बाद उसने शाल नदी के पानी पर बिछा दिया जो उसकी लहरों पर बहता चला गया। तुरंत ही पानी फाड़कर एम्मे उस शाल पर बैठकर ऊपर नदी के किनारे आ गई। बुढ़िया बोली, आओ एम्मे, तुम्हारा स्वागत है, तुम डरो नहीं, मैं घियासे की तरफ से आई हूँ, मेरा विश्वास करो। कहकर वह एम्मे को अपनी झोपड़ी में ले गई। वहाँ पहुँचकर उसने उसके होने वाले पति घियासे को बुलाया तो वो तुरंत ही अपने शिकारी दोस्त के साथ वहाँ आ पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। कुछ देर बाद ये सब एम्मे की छोटी बहन को भी चुपचाप बता दिया गया तो वो भी उस बुढ़िया की झोपड़ी में आ गई। वहाँ से उस समय जो कोई और भी गुजरा वो ये नहीं बता सका कि वहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे थे या किसी के मरने का दुख मना रहे थे, क्योंकि सभी लोग खुशी के आंसू भी बहा रहे थे और खुशी से हंस भी रहे थे। उसके बाद उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसके अनुसार उस छोटी बच्ची को गांव वापस भेज दिया गया। जब वो बच्ची घर पहुंची तो उसने उस दासी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ओ नीच लड़की, तू घियासी से शादी करना चाहती थी? तूने मेरी बहन को केवल इसलिए मार डाला ताकि तू उसके होने वाले पति से शादी कर सके। दासी जोर से चिल्लाई, चुप रहे ओ बेवकूफ़, मैं अभी तेरी खबर लेती हूँ। कहकर उसने एक डंडी उठाई और उससे उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगी। बच्ची ये कहकर वहाँ से दरवाजे से बाहर निकलकर बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ भागी। वहाँ एम्मे और दूसरे लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। उधर वो दासी भी उस बच्ची के पीछे पीछे उस बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर तक भागी चली गई। पर वहाँ तो बच्ची के बजाय एम्मे खड़ी थी। दासी को कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ एम्मे कहाँ से आ गई। वो उसका एम्मे को भूत समझकर बहुत डर गई। वो वहाँ से बिना सोचे समझे लौट पड़ी और जल्दी ही नदी का किनारे आ पहुँची। वहाँ आकर वो अपने आप को रोक न सकी और पानी में सिर के बल गिर पड़ी। उसी समय हल्के रंग की बाहें पानी में से निकली और उस दासी को घसीटकर अपने महल में ले आई। वो दासी अभी तक नदी की आत्मा की कैदी है। कुछ दिन बाद घियासी और एम्मे की शादी हो गई और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सुषमा गुप्ता द्वारा लिखी गई है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।